Good morning to everyone, guys. Today's my topic is digestive system. So I will discuss about digestive systems. First of all, the topic is nutrients. There are two types of nutrients: macronutrients and micronutrients. Such as macronutrients, large amount. मैक्रो मीन्स MACRO मीन्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट्स होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होता है। इट रिक्वायर्स डाइजेशन, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का लेस अमाउंट में पाया जाता है। विटामिन, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड डाइजेशन, ये इसका रोल डाइजेशन में नहीं है। विटामिन, मिनरल्स, ये दो लेस अमाउंट में बॉडी को चाहिए। इसका भी इम्पोर्टेंस उतना ही है और इसका भी इम्पोर्टेंट उतना ही है बॉडी के लिए। लेकिन ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, इसका काम क्या है? डाइजेशन कराना। और ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं है, लेकिन एक्सटर्नली और इंटरनली ये बॉडी को सपोर्ट करता है। चलिए, और दूसरा है क्या? विटामिन्स। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय फंक, है ना? ये इनके द्वारा, एक साइंटिस्ट है फंक, उनके द्वारा इनको डिस्क्राइब किया गया था विटामिन्स का। ये विटामिन्स दो टाइप्स का होता है: फैट सोलुबल विटामिन्स एंड वाटर सोलुबल विटामिन्स। और फैट सोलुबल विटामिन्स को याद रखने के लिए ये निमोनिक होता है ADEK, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये फैट सोलुबल विटामिन्स, अगर बॉडी में फैट रहे तो ये इसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा और पाचन होगा। जैसे ये क्या होता है? वाटर सोलुबल विटामिन। अगर विटामिन बी और विटामिन सी बॉडी में है, लार्ज अमाउंट में भी है, तो ये यूरिन से पास आउट हो सकता है। तो वाटर सोलुबल विटामिन बहुत ही बॉडी के लिए अच्छा चीज़ है, क्योंकि अगर वाटर सोलुबल लार्ज अमाउंट में होगा तो यूरिन से पास आउट करके बॉडी से बाहर निकल सकता है। बट फैट सोलुबल यूरिन से पास आउट नहीं होता है। जैसे फर्स्ट विटामिन डिस्कवर्ड हुआ था विटामिन B1, जिसको थायमिन बोला जाता है। विटामिन B1 बी कम्प्लेक्स का पार्ट्स है, जिसको थायमिन बोला जा रहा है। फर्स्ट फैट सोलुबल विटामिन डिस्कवर्ड विटामिन ए। जो फैट सोलुबल विटामिन होता है, जिसे बताए थे ADEK, तो जो विटामिन ए है वो फर्स्ट फैट सोलुबल विटामिन डिस्कवर्ड किया था। अब देखो डाइट में क्या होता है कि डाइट में विटामिन ए क्यों हमको लेना ज़रूरी है? अगर ये नहीं लेते तो रेटिनॉल हो सकता है ना? आँख का बीमारी हो सकता है, रेटिनॉल हो सकता है। इसका अगर डेफिशिएंसी वगैरह हो जाता है बॉडी में, कोई भी पेशेंट के अंदर अगर डिफिशिएंसी हो जाता है तो सिम्टम क्या दिखता है और साइन क्या दिखता है ना? सिम्टम मतलब जो पेशेंट बोल रहा है, सिम्टम क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिम्टम एंड साइन? जो पेशेंट बोल रहा है तो वो सिम्टम हो गया, और जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके एंटी, तो वो हमारा साइन हो गया। जैसे पेशेंट है, पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है, मतलब रात में हमको नहीं दिख रहा है। तो उसके बारे में क्या बाय डॉक्टर के द्वारा उसको सजेशन किया जाता है, उसके बारे में एनालाइज किया जाता है। और कंजक्टिवाइटल जीरोसिस इसको बोलते हैं। कंजक्टिवाइटल जीरोसिस होता है ड्राई स्किन, है ना? ये टर्म दिया गया, साइंटिफिक टर्म कंजक्टिवाइटल और जेरोसिस, ड्राई स्किन के लिए ये टर्म आता है। चलिए, अब ये क्या हो गया यार? कंजक्टिवाइटल कवर्ड आई ड्रॉप्स, लोअर कंजक्टिवाइटल, ये दिया गया। चलिए, विच विटामिन्स अफेक्ट्स प्रोलॉन्ग्ड, है ना? विच विटामिन्स अफेक्ट प्रोलॉन्ग्ड? विटामिन ए एंड विटामिन सी। विच विटामिन्स अफेक्ट प्रोलॉन्ग्ड बास? अगर कौन ऐसा विटामिन है जो अगर बास ज़्यादा कर देते हैं, मतलब धो ज़्यादा देते हैं, तो विटामिन बी और सी खत्म हो जाता है। विच विटामिन अफेक्ट ड्यू टू क्या है? सन एक्सपोजर, सूरज की रोशनी से कौन सा जो है विटामिन वो अफेक्ट होता है? विटामिन सी। विटामिन B6, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। इसको गिवन किया जाता है विटामिन क्या है? आइसोनाइजाइड। ये क्या है? ये मेडिसिन है, इससे एवॉइड किया जाता है ना? इसके साथ ही दिया जाता है, इसके साथ क्या है? पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 दिया जाता है आइसोनाइड्स के द्वारा। ये मेडिसिन है, इसके द्वारा विटामिन B6 का टेबलेट चलेगा। बट एवॉइड क्या है? लिवोडोपा, है ना? ये एक क्या है? मेडिसिन है,
इसके साथ हम लोग को क्या करते हैं, अवॉइड किया जाता है विटामिन B6 देने के लिए। चलिए अब क्या होता है, जो अल्कोहल पी रहे हैं पेशेंट, वैसा पेशेंट जो कि अल्कोहलिक पेशेंट है, विटामिन B1 डिफिशियंसी है, दोनों केस में तो क्या है, रिंकल है ना, रिंकल इंसेफ्लोपैथी होता है एंड रिंकल इंसेफ्लोपैथी होता है। चलिए अब क्या होता है कि विटामिन B1 डिफिशियंसी अगर हो जाता है बॉडी में, अगर बॉडी में विटामिन B1 डिफिशियंसी हो जाता है तो उसको बेरी कहते हैं। राइस ईस्टर डिजीज, इसका नाम दे दिया गया है क्या, राइस ईस्टर डिजीज। बेरी का नाम, दूसरा नाम क्या है, राइस ईस्टर डिजीज। राइस जो ज़्यादा खाते हैं उसको बेरी होने का चांस बढ़ जाता है। जैसे ड्राई नर्वस इफेक्ट्स, अगर ड्राई होगा तो नर्वस इफेक्ट होगा, नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा। अगर वेट होगा, ड्राई है, वेट अगर होगा तो कार्डियो इफेक्ट होगा। तो दो केस में होता है, ड्राई और वेट में। अगर वेट हो रहा है तो कार्डियो इफेक्ट होगा, नर्वस इफेक्ट कब होगा, जब ड्राई होगा तब। चलिए अब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल विटामिन, वैसा विटामिन जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विटामिन B3। ये क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कम करता है। विटामिन B3 एंड नियासिन, इसको क्या बोलते हैं, जो B3 है उसको नियासिन बोलते हैं। इसका अगर डिफिशियंसी हो जाता है तो प्लेगरा रोग हो जाता है ना। प्लेगरा किस में होता है, जैसे मेज ईस्टर डिजीज जिसको बोला जाता है। प्लेगरा का दूसरा नाम क्या है, मेज ईस्टर डिजीज, जो मक्का वगैरह खाते हैं ज़्यादा है ना, तो उसके अंदर प्लेगरा होने का चांस बढ़ जाता है। जैसे 4D याद करने का इसका तरीका है कि क्या क्या हो सकता है प्लेगरा में, तो डायरिया हो सकता है, डर्मेंटाइटिस हो सकता है, डर्मेंटिया हो सकता है और डेथ भी हो सकता है ना। डायरिया हो सकता है, डर्मेंटिया है ना, स्किन का बीमारी हो सकता है, ये सब हो सकता है, आफ्टर डेथ भी हो सकता है। तो याद रखना है कि विटामिन अगर B3 अगर बॉडी में डिफिशियंसी हो रहा तो उससे हम लोग को क्या होगा, रोग प्लेगरा देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं बॉडी सिंथेसिस, जो हमारे बॉडी सिंथेसिस बनाता है, खुद सिंथेसिस करता है विटामिन के, विटामिन D, विटामिन B3, B5, B7 को बायोटिन बोलते हैं, पेंटोनिक एसिड, नियासिन है ना। ये आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे कि कितने प्रकार विटामिन होते हैं, विटामिन B1 है ना, कॉम्प्लेक्स सब चीज़ होता है। लेकिन हमको ये देखना है कि जो बॉडी सिंथेसिस कर रहा है विटामिन के और विटामिन D और B3 और B5 और B7। चलिए अब देखने को क्या मिल रहा है, मिनरल्स क्या होता है, दो प्रकार का मिनरल्स होता है, एक माइक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। उसका दूसरा नाम होता है बल्क है ना। माइक्रो थोड़ा सा बड़ा होता है, बल्क उसको बोलते हैं। और ट्रेस मतलब लो अमाउंट में। अगर 100 mg पर डे से अगर ज़्यादा हो जाता है, जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और PO4 अगर ये क्या होता है कि बॉडी में अगर 100 mg पर डे से ज़्यादा हो जाता है तो उसको माइक्रो बोलते हैं। अगर 100 mg पर डे से क्या होता है, कम हो जाता है, जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, फ्लोराइड है ना, फ्लोरीन, सल्फर, कॉपर, ये क्या होता है 100 mg से कम होता है, इसको माइक्रो बोलते हैं। ट्रेस अमाउंट में बॉडी बनाता है। नोट अब क्या किया गया है, देखिए गया है नोट में पहला क्या है, आयरन रिच रिसोर्स है ना। चलिए ये रिच सोर्स है, जिससे डिफिशियंसी, अगर आयरन का डिफिशियंसी हो जाता है तो एनीमिया हो जाता है। इसका इंजेक्शन वगैरह भी आता है, फ्लूसामाइड वगैरह है ना। ये इसका सुक्रोज का आता है आयरन, जेट ट्रैक के द्वारा इसको रिकमेंडेड किया जाता है। और इसमें समझना है कि कैसे हम लोग दे सकते हैं। जैसे RDA होता है, रिकमेंडेड डाइट्री अलाउंस, 30 mg, 40 mg और 30 mg है ना। नॉर्मल अगर फीमेल है तो उसको 30 mg होना चाहिए या देना चाहिए। 40 mg प्रेगनेंसी के केस में दिया जाता है। लैक्टेशन, जो वैसा मदर जो कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो उसको 30 mg पर डे के हिसाब से देना चाहिए।
प्रेगनेंसी में थोड़ा सा डोज इसका बढ़ता है। जैसे आयरन डाइट एनीमिया के में क्या करता है, एमसी इन मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसके में चल रहा है तो उसका क्या है 40 mg पर डे के हिसाब से उसको आयरन दिया जाता है। अब प्रेगनेंसी आयरन स्टार्ट, अब क्या है प्रेगनेंसी आयरन स्टार्ट कब कर सकते हैं, कब दे सकते हैं, 4th मंथ 12th वीक में स्टार्ट कर देना चाहिए था। 4th मंथ फॉर 100 डेज है ना, 100 डेज के लिए ये चलता है। कितना दिन के लिए चलता है, 100 डेज के लिए चलता है। चलिए यहाँ टैबलेट है, चलिए अब देखने को क्या मिल रहा है यहाँ पर। फॉर 100 डेज प्रेगनेंसी 60 mg टैबलेट TDS दिन में 3 बार देना है, 3 टाइम्स 60 mg टैबलेट आता है प्रेगनेंसी के केस में दिया जाता है। कितना दिन की दिया जाता है, 100 डेज 4 मंथ 12 वीक के बाद ये दिया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर हम लोग 60 mg का टैबलेट दे रहे हैं तो सिर्फ जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब 15 mg ही करता है। तो अगर 3 टाइम डेली में दे रहे हैं तो 15 टोटल 45 mg पर डे के हिसाब से बॉडी सिंथेसिस कर लेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, फॉलिक एसिड, विटामिन B9 इससे बोलते हैं। फॉलिक एसिड को अगर इसका डिफिशियंसी हो जाता है तो इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोला जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोला जाता है। जैसे 200 माइक्रोग्राम, 500 माइक्रोग्राम और 300 माइक्रोग्राम। नॉर्मल अगर रहेंगे तो 200 माइक्रोग्राम होता है, अगर प्रेगनेंसी के केस में होता है तो 500 माइक्रोग्राम उसको चाहिए क्या, फॉलिक एसिड का टैबलेट। और 300 माइक्रोग्राम लैक्टेशन में, जब ब्रेस्ट फीडिंग मेल्स हैं या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स है तो उसके लिए 300 माइक्रोग्राम का टैबलेट चलता है। अब क्या है कि जो फॉलिक एसिड का जो क्या है मेडिसिन है, कब स्टार्ट होगा, 4th वीक प्रायर टू प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी। 4th वीक प्रायर टू प्लानिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो 4 वीक पहले से हम लोग ये इसका टैबलेट दिया जाता है फॉलिक एसिड का। प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बॉडी में अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर प्लानिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या करना सोचना है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेबी में ना हो। अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाएगा। न्यूरल ट्यूब 3-4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 3 से 4 वीक प्रेगनेंसी में देखने को मिल जाता है ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो ऐसा हमको करना है कि उससे 4 वीक पहले से फॉलिक एसिड का जो मेडिसिन होता है उसको प्रीफर कर देंगे। फॉलिक एसिड टैबलेट 400 माइक्रोग्राम 0.4 mg उनको दिया जाएगा। चलिए अब डाइजेस्टिव जो इंजाइम्स है, बहुत सारे इंजाइम्स हैं हमारे बॉडी में, सबका अलग अलग फंक्शन है, लेकिन अभी मेनली हम लोग डाइजेस्टिव इंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए या लिपिड्स के लिए अलग अलग होता है। हेमोलाइटिक इंजाइम्स, प्रोटोलाइटिक इंजाइम्स और लाइपोलाइटिक इंजाइम्स। अगर कार्बोहाइड्रेट का इंजाइम्स है, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसके लिए एक्ट कौन क्या करें, हेमोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटीन के लिए प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स, फैट्स के लिए लाइपोलाइटिक एंजाइम्स। ये वर्क आउट करेगा और उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट है ना डाइजेशन करता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेशन कराता है। अब ये जो क्या है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। 2 टाइप्स का होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट में 2 टाइप्स होता है, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब गुड GGF, गुड GF, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज। सुक्रोज डाइसेक्राइड है, 2 क्या मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है, जैसे SML, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज।
सुन मेरी लैला, है ना, इससे याद करना है, सुन मेरी लैला। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, दो टाइप्स का होता है। कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है दो टाइप्स का होता है, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। जो होता है ओलिगोसैकेराइड्स, है ना, ये क्या होता है, दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। जैसे दो या दो से ज़्यादा अगर मिलकर बन रहा है मोनोसेक्राइड तो उसको ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, रेफिनोज देखने को मिलता है, रेफिनोज। पॉलीसेक्राइड क्या होता है, ये ध्यान देना है कि सेलुलोज क्या है, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। जो पॉलीसेक्राइड्स है वो पॉली मतलब ज़्यादा, अधिक से अधिक क्या होता है, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन ये बनता है। डाइसेक्राइड्स, टू मोनोसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, टू मोनोसेक्राइड्स मिलकर बनता है, जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये एक प्रकार का क्या है, डाइसेक्राइड्स है। जैसे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, है ना, ये लैक्टोज है। ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर क्या लैक्टोज बनता है। माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर बनता है। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टोज, हनी कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम किसमें होता है, फ्रुक्टोज में। ह्यूमन मिल्क जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लैक्टोज में पाया जाता है। ह्यूमन मिल्क कार्बोहाइड्रेट अगर पाया जाता है वो लैक्टोज में देखने को मिलता है। चलिए अब सुक्रोज शो रिजल्ट विथ बेंडिक। याद रखना है कि जो अगर बेंडिक टेस्ट कर रहे हैं हम लोग तो उसमें सुक्रोज देखने को नहीं मिलेगा, अब सुक्रोज क्या है, एक प्रकार का डाइसेक्राइड्स है जो कि इस रिएक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ नहीं है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 5 ml यूरिन लेते हैं, 8 ड्रॉप्स क्या लेते हैं, 5 ml जो होता है बेंडिक सॉल्यूशन लिया जाता है और 8 ड्रॉप्स यूरिन, और उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसमें क्या होता है, चेंज देखने को मिलता है, कलर चेंज देखने को मिलता है, जैसे ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और ब्रिक रेड देखने को मिलता है। अगर हम लोग ब्लू हो रहा है तो उसमें कुछ भी शुगर देखने को नहीं मिल रहा है। ग्रीन, इसमें भी ट्रेस है, ट्रेस मतलब कम अमाउंट में। येलो है तो +2 है, तो इसमें भी क्या है, शुगर देखने को नहीं मिलता है। और अगर ऑरेंज और रेड हो जाता है तो +3 और +4 देखने को मिलता है ऑरेंज रेड में। इसको मॉडरेट बोला जाता है। 1.5 से 2 ग्राम % अगर रहता है तो उसको ऑरेंज रेड बोला जाता है और ये शुगर का इंडिकेशन है। जैसे ब्रिक रेड अगर हो जाता है तो +5, ये +5 किसी भी पेशेंट में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कॉमनली क्या देखने को मिलता है, +3 और +4, है ना। वैसा पेशेंट जो डायबिटिक मिलाइटिस हो तो वो उनके यूरिन में क्या आ रहा है, हम शुगर आ रहा है, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, तो ये जो बेंडिक टेस्ट होता है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो अगर 4+ और 3+ देखने को मिल रहा है तो ऑरेंज और रेड कलर देखने को मिलेगा अपीयरेंस आफ्टर क्या, रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ CHO। अब जो CHO है इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या है, डाइजेशन ऑफ CHO, एमोलाइटिक एंजाइम, इसको क्या बोला जाता है, एमोलाइटिक एंजाइम्स। अब डाइजेशन ऑफ CHO बोला जा रहा है तो एमोलाइटिक एंजाइम से वो एक्ट करेगा। अब एक्ट कैसे करेगा ये हमको समझना है। ये मान लो कि ये रोटी का टुकड़ा है ना, तो ये डाइट है, डाइट हम ये मतलब अपने खाने में ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, ये रोटी है, तो इसमें क्या पाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इसको पॉलीसेक्राइड बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड से जो रोटी बना है, तो बहुत सारे क्या है, मोनोसेक्राइड से मिलकर पॉलीसेक्राइड बना है। अब पॉलीसेक्राइड को क्या करेंगे, माउथ में आपने च्युइंग करेंगे माउथ में, तो माउथ में क्या है, सलाइवा है जिसको टाइलिन बोलते हैं ना। टाइलिन सलाइवा है, मिक्स होगा, टाइलिन 10% रिलीज करेगा, डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करेगा, है ना। टाइलिन मिलेगा 10% डाइसेक्राइड में चेंज होगा। तो पॉलीसेक्राइड मतलब
बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलकर पॉलीसेक्राइड बना था, और माउथ है क्या किया, स्लाइवा मिलाकर टाइलिन मिलाकर क्या किया, 10% डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर दिया। अब इधर क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है। ये पॉलीसेक्राइड 90% जो पॉलीसेक्राइड होता है इंटेस्टाइन में चेंज होता है। इंटेस्टाइन में कैसे चेंज होता है, अब इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों आता है ना। तो ये पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज से एक क्या आता है, जूस आता है ना। पेनक्रियाज से क्या आता है, जूस आता है, या एक एंजाइम्स आता है जिसको एमोलाइटिक एंजाइम्स बोला जाता है। पेनक्रिएटिक एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। पेनक्रिएटिक एमाइलेज या एमोलाइटिक एंजाइम्स है, ये एक्ट करता है इंटेस्टाइन पे, है ना। इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट पे एक्ट करेगा और डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लोगों को बेसिकली क्या समझ में आया कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पॉलीसेक्राइड होता है, और 90% जो होता है इंटेस्टाइन कन्वर्ट करता है डाइसेक्राइड में, और 10% हमारे माउथ में जो स्लाइवा होता है, टाइलिन होता है, वो 10% डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है। अब समझना है क्या कि जो एमोलाइटिक एंजाइम्स आया ये डाइसेक्राइड किसको बनाया, इंटेस्टाइन में पार्ट्स में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इंटेस्टाइन से जो आया 90% डाइसेक्राइड्स, है ना। इंटेस्टाइन से क्या है, 90% जो डाइसेक्राइड्स आया, और 10% जो डाइसेक्राइड्स माउथ से आया वो आपस में मिल गया। इंटेस्टाइन में क्या होता है, मान लो कि एक इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज क्या है, एक प्रकार का क्या है, डाइसेक्राइड्स है ना। ये क्या है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज एक प्रकार का क्या है, डाइसेक्राइड्स है। ये ऑलरेडी हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और जो 90% है, 90% और 10% जो आ रहा है, इसमें भी क्या है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज है। ये दोनों आपस में एक्ट करता है। एक्ट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसको मोनोसेक्राइड बोला जा रहा है। क्या क्या बोला जा रहा है, मोनोसेक्राइड। तो यही हमारा क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनोसेक्राइड्स, जो हमारा बॉडी क्या करता है, ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेता है और एनर्जी दे देता है। तो हमको लोग को याद रखना है कि 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट है तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी देने को सक्षम है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो 4 किलो कैलोरी देखने को मिलेगा, है ना, एनर्जी। ये क्या है, किलो कैलोरी जो है ये एनर्जी है। चलिए कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग को समझ में आ चुका है। चलिए ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। अब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है, अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है, तो हम लोग को समझ में आया कि माउथ में होता है 10%, स्टोमक में कोई भी रोल देखने को नहीं मिलता है, इंटेस्टाइन में हम लोग को 90% देखने को मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रोटोलाइटिक एंजाइम, जिसको प्रोटीन का पाचन बोलते हैं। प्रोटीन को अगर सिंप्लीफाई में तोड़ना, प्रोटीन एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड्स है। अब इसको सिंपल में चेंज करेंगे, सिंपल में चेंज करने के बाद बॉडी क्या है, यूटिलाइज करेगा। चलिए ये क्या है, डाइट। अगर डाइट में हम लोग प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन किस रूप में लेंगे, एग और पनीर के रूप में। अगर ये हमारे बॉडी में लिए तो ये पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे मोनोसेक्राइड से बन के मिला है ना, मोनो से मिलकर बना है, मोनोपेप्टाइड से मिलकर बना है, ये पॉलीपेप्टाइड है। अब पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है कि इसमें देखा जाता है माउथ का कोई भी रोल पॉलीपेप्टाइड में नहीं। तो अगर कोई भी बोला जाता है, कोई भी बोलता है कि प्रोटीन का पाचन माउथ में होता है, तो ये रॉन्ग है। ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड माउथ में कोई भी रोल नहीं होता है, इसका डायरेक्ट स्टोमक और इंटेस्टाइन से कनेक्शन होता है। स्टोमक में 20 से 40% पॉलीपेप्टाइड, पेप्सिन जो है, पेप्सिन क्या है, स्टोमक में ये एंजाइम्स है। पेप्सिन एक प्रकार का क्या है, एंजाइम्स है, जो कि स्टोमक में पाया जाता है और पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में तोड़ देता है, पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में बॉन्ड में तोड़ देता है। और इंटेस्टाइन में 60 से 80% जो ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन है, इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन और काइनोट्रिप्सिन पाया जाता है ना, जो कि पेनक्रियाज निकालता है, पेनक्रियाज सेक्रेट कराता है क्या, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये 2 प्रकार का एंजाइम्स है जो कि इंटेस्टाइन सेक्रेट कराता है, इंटेस्टाइन में आकर एक्ट करता है, पेनक्रियाज निकालता है क्या, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन,
और इंटेस्टाइन पे वर्कआउट करके पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो पॉलीपेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड में चेंज हो गया। तो हम लोग को याद रखना है कि स्टोमक और इंटेस्टाइन में पॉलीपेप्टाइड का काम होता है ना, प्रोटीन का काम होता है, मतलब सिंपल में चेंज किया जाता है। अब पेप्टाइड ये आ रहा है, तो पेप्टाइड कहाँ से आ रहा है, स्टोमक में आ रहा है। तो ये क्या है, इंटेस्टाइन से आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो यहाँ पर क्या मिल जा रहा है, इंटेस्टाइनल जूस। आगे जाकर हम लोग को क्या मिलेगा, इंटेस्टाइनल जूस। तो वो दोनों जो पेप्टाइड बॉन्ड आ रहा है वो इंटेस्टाइनल जूस से मिलकर एमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। एमाइनो एसिड बन जाता है सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। इसी को सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन बोला जाता है, एमाइनो एसिड को। 1 ग्राम अगर प्रोटीन लेते हैं तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी देखने को मिल रहा है। तो हम लोग को अगर क्वेश्चन में आएगा कि माउथ, स्टोमक और इंटेस्टाइन, तो बोला जाएगा कि जो पेप्टाइड है या प्रोटीन है कहाँ कहाँ का पाचन होता है। तो बेसिकली स्टोमक में देखने को मिलता है और इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बच गया है क्या, लाइपोलाइटिक एंजाइम, जो कि फैट का डाइजेशन होता है। लाइपोलाइटिक एक एंजाइम है जो कि फैट के मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करता है और उसको सिंप्लीफिकेशन करता है, मतलब सिंप्लीफाई करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। जैसे क्या है, घी और ऑयल, ये एक प्रकार का क्या है, लिपिड्स है। ट्राइग्लिसराइड, वाटर इंसोल्युबल, पानी में इंसोल्युबल ये देखने को मिलता है ट्राइग्लिसराइड। तो हम लोग को पूछा जाएगा कि माउथ और स्टोमक में इसका कोई भी रोल देखने को नहीं मिलता है, इसका सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में अगर ट्राइग्लिसराइड आ रहा है वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये हमको देखने को मिलेगा कि इंटेस्टाइन में क्या आ गया, घी और ऑयल। तो ये लीवर है, लीवर का काम होता है बाइल को सेक्रेट करना। बाइल डायरेक्ट इस पे एक्ट करेगा, किस पे, इंटेस्टाइन पे, और इंटेस्टाइन से क्या होगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसको तोड़ देगा। तो हमको कुछ नहीं, बाइल का काम कुछ नहीं है। ट्राइग्लिसराइड को वाटर इनसोल्युबल था, उसको सॉल्युबल बनाने के लिए इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाइल का काम है, ये करता है। यहाँ पर क्या है देखने को मिल गया, वाटर सोलुबल बन गया। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो गया तो वाटर सोलुबल हो गया, और जो ट्राइग्लिसराइड आ रहा है वो ट्राइग्लिसराइड क्या हो गया, वाटर सोलुबल हो गया। पहले जो ट्राइग्लिसराइड था वो वाटर इनसोलुबल था, इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद क्या हुआ, लीवर जो है बाइल सेक्रेट किया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुआ, वाटर सोलुबल होना स्टार्ट हो गया। चलिए अब क्या देखने को मिल रहा है, ट्राइग्लिसराइड। ये जो ट्राइग्लिसराइड है वाटर सोलुबल हो गया। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है उस पर पेनक्रिएटिक लाइपेज आके एक्ट करेगा। जो ट्राइग्लिसराइड बन गया वाटर सोलुबल, पेनक्रिएटिक लाइपेज आके एक्ट करेगा, एक्ट करके उसको मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा, मोनोग्लिसराइड। अब मोनोग्लिसराइड बन गया, मोनो मतलब क्या हो गया, एक। अब इंटेस्टाइनल जूस आगे वर्कआउट करेगा, इसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो मोनोग्लिसराइड को इंटेस्टाइनल जूस आगे करता है तो उसको फैटी एसिड बोला जाता है, सिंपल फॉर्म ऑफ फैट्स, इसी को बोला जाता है सिंपल फॉर्म ऑफ फैट्स। तो हम लोग को तीनों बेसिकली हमको देखने को मिल गया, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग, प्रोटीन के लिए अलग और फैट्स के लिए अलग, सबका अलग अलग सिंपल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। अब ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये एनर्जी देखने को मिलेगा। जैसे ही ब्लड में एब्जॉर्ब होगा और वो अपना वर्कआउट काम करना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग को माउथ में कुछ देखने को नहीं मिला, स्टोमक में नहीं देखने को मिला है, सिर्फ इंटेस्टाइन में इसमें देखने को मिल रहा है, किसको, फैट को। चलिए अब देखिए क्या है, चलिए आरडीए तो जान रहे हैं, आरडीए तो जान रहे हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग को समझना है कि आरडीए जो है अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर। आरडीए के अंदर क्या है, आईसीएमआर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, दिल्ली में, और डायरेक्टर क्या है, राजीव भट्ट। और एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है
60 से 80%, 5 से 15% और 10 से 20%, ये 50, 25, 25, 25% का देखने को मिलेगा। तो इसका जो रेशियो होता है तो 50 मतलब 2, 25 आधा, 25 आधा, तो 1, 2:1:1 है ना, ये देखने को मिलेगा। बैलेंस डाइट, अगर बैलेंस डाइट अगर ले रहे हैं तो 2000 किलो कैलोरी होना चाहिए। नॉर्मल पर्सन का डाइट होता है ये देखने को मिलेगा। डाइजेस्टिव प्रोसेस, अब डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है क्या? डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या होता है? एपेटाइट, एपेटाइट मीन्स क्या होता है? भूख। लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ, जिसको भूख नहीं लगता है तो उसको एनोरेक्सिया बोलते हैं। एक कंडीशन है एनोरेक्सिया जिसमें कि जो पेशेंट को है उसको भूख ही नहीं लगेगा। एपेटाइट मतलब क्या होता है? भूख। ग्रेलिन और क्या है? इंडोर्फिन, ग्रेलिन और इंडोर्फिन कंट्रोल हार्मोन है ना, दो प्रकार का है हार्मोन। जो है कंट्रोल जो हार्मोन करता है गैंग्रीन और इंडोर्फिन करता है। फूड स्मेल, अगर गैंग्रीन है जो अगर फूड को कोई भी स्मेल कर लेता है तो वो सेक्रेट हो जाता है, एपेटाइट रिसेप्टर ओपन हो जाता है। तो अगर रास्ते में चल रहे हैं तो बगल में अगर चाय का सुगंध आ रहा है तो गैंग्रीन क्या होता है? रिलीज हो जाता है। अब गैंग्रीन रिलीज हो गया तो रिसेप्टर ओपन हो गया, तो रिसेप्टर ओपन हो गया तो वो क्या करेगा? बाइंड करना चाहेगा, लेकिन आ तो नहीं रहा है तो बाइंड नहीं होगा तो उसमें दिक्कत देखने को मिलेगा। इंडोर्फिन मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज, सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर हम लोग इंडोर्फिन अगर देखने को मिल रहा है तो क्या है? एक्सरसाइज और सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो एपेटाइट रिसेप्टर क्या होता है? ओपन हो जाता है और हम लोग को क्या लगता है? भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ भी देखने को मिलेगा कि भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। इंगेशन है ना, ये प्रोसेस है, डाइजेस्टिव प्रोसेस है इंगेशन। फूड प्लस सलाइवा बोलस बनाता है। अगर फूड खा रहे हैं और सलाइवा से मिक्स हो रहा है तो बोलस बन रहा है। फॉर्म इन माउथ, हमारे माउथ के अंदर बन रहा है। रिच इन इसोफेगस एंड स्टोमक। इसोफेगस क्या होता है? स्टोमक क्या होता है? तो इसोफेगस है फूड पाइप है ना, इसोफेगस क्या है? फूड पाइप है और वो डायरेक्ट स्टोमक में जाके खुलता है। तो हम जो खाना खाए हैं और सलाइवा से जो मिक्स हुआ वो स्टोमक में पहुंच गया। अब स्टोमक में क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो बोलस से मिलेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बोलस मिलेगा तो क्या बनेगा? काइम है ना, काइन बनेगा, काइम। अब ये रिच इन इंटेस्टाइन, जो काइम है वो इंटेस्टाइन में जाएगा। तो हम लोग को देखें कि फूड प्लस सलाइवा बन रहा है तो बोलस बन रहा है, बोलस के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है, काइम बन रहा है। ये कहाँ चल गया? इंटेस्टाइन में। पेरिस्टालसिस, अब पेरिस्टालसिस एक प्रकार का मूवमेंट है, GIT मूवमेंट से। क्या है? GIT मूवमेंट से फूड मूव फॉरवर्ड्स। इस केस में क्या होता है? जो फूड है वो मूव करता है फॉरवर्ड, आगे की ओर मूव करता है। सिम्टम नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम सिंपैथिक नर्वस सिस्टम पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स होता है। कॉन्स्टिपेशन, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स देखने को मिलता है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में क्या? पेरिस्टालसिस इंक्रीज देखने को मिलता है। ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम देखने को लिए सिंपैथिक में देखने को मिलता है। पैरासिम्पैथिक में पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। कब? जब डायरिया होगा तब। कॉन्स्टिपेशन होगा तो कम देखने को मिलेगा, डायरिया होगा तो पेरिस्टालसिस ज़्यादा देखने को मिलेगा। सिगमेंटेशन, एक टर्म है सिगमेंटेशन, मिक्सिंग ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन। अगर इंटेस्टाइन में फूड चला गया तो उसमें अगर कुछ मिक्स हो रहा है, सलाइवा या ये क्या हार्मोन वगैरह मिक्स हो रहे हैं तो उसको सिगमेंटेशन बोला जाता है। डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, अब जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल पेप्टाइड्स है ना, सिंपल अमाइनो एसिड में अगर जो कन्वर्ट हो गया वो डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसफर होता है और एनर्जी देता है। अब डाइजेशन यही प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म करता है। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है एंजाइम्स और हार्मोन्स के प्रेजेंस में स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। एनाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म है, तोड़ देना, बड़ा से छोटा में तोड़ देना। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है और लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कराता है। तो जो छोटा मॉलिक्यूल्स है वो बड़ा मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। जैसे ग्लूकोज है, अगर इंसुलिन मिल जाएगा तो ये ग्लाइकोजन लीवर में जाकर स्टोर हो जाएगा।
तो ये हमको कब देखने को मिलेगा, तो 120 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा तो ये ग्लूकोज है जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में जाकर स्टोर हो जाएगा। चलिए ये डाइजेशन देखने को मिल गया। डाइजेशन भी दो प्रकार को देखने को मिल रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल मतलब क्या होता है, च्यूइंग, टंग, पेरिस्टालसिस, हेल्प इन डाइजेशन, ये देखने को मिल रहा है एक्सटर्नली। और इंटरनली हार्मोन्स और एंजाइम और डाइजेशन के बारे में देखने को मिलेगा केमिकली। इसमें केमिकल वगैरह HCl वगैरह मिलता है और एंजाइम्स वगैरह एक्ट करते हैं, तो ये हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में रोल निभाते हैं केमिकली। अब डाइजेशन हो गया तो एब्जॉर्प्शन होगा। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एपिथेलियम लेयर, एक एपिथेलियम लेयर होता है, उसी से क्या होता है, चलिए ये एब्जॉर्प्शन है बाई एपिथेलियम लेयर्स। एटीपी यूज, अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो एटीपी यूज होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से ही क्या होता है, एटीपी अगर यूज हो रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड चलेगा। अब क्या है, स्टोमक, एसिडिक नेचर ड्रग्स, अगर क्या है स्टोमक में एसिडिक नेचर ड्रग है, अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले रहा है तो एसिडिक बनेगा। डुडेनम में क्या होता है, आयरन प्लस विटामिन सी और विटामिन सी एक्सेप्ट विटामिन B12, तो आयरन और विटामिन बी और B, C का डुडेनम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और अल्कोहल जो नेचर्स होता है ड्रग अल्कोहलिक, वो स्टोमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। फॉलिक एसिड, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी और विटामिन सी, ये डुडेनम पार्ट में देखने को मिलता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट से। बट विटामिन B12 यहाँ एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलता है। जेजुनम, अमाइनो एसिड, कैल्शियम, जेजुनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, अमाइनो एसिड और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन यहीं से होता है। इलियम, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन, तो पूछा जाएगा कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इलियम में। वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड और विटामिन B12। फैट सोलुबल विटामिन ADE के, फैट सोलुबल विटामिन का V का इलियम में ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। तो अल्कोहल क्या बोला जा रहा है, 10% स्टोमक में और 90% क्या होता है, ड्यूडेनम और जेजुनम में देखने को मिल रहा है। चलिए तो अल्कोहल का बहुत रोल होता है। तो अल्कोहल क्या है कि 10% जो होता है स्टोमक में ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, 90% ड्यूडेनम और जेजुनम में जाके क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। बाकी जो बच गया है वेस्ट मटेरियल वो किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी कहाँ देखने को मिल, इलियम, सबसे लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम। विटामिन B9 एब्जॉर्प्शन फॉलिक एसिड डुडेनम में होता है। डिफिशियंसी अगर हो जाता है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसी का होता है। तो विटामिन B12 फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी होगा तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अगर नहीं होगा इलियम में तो क्या है बोलते हैं उसको, डिफिशियंसी पर्निशियस एनीमिया बोला जाता है। रेड बफी टंग है ना, रेड कलर का बफी हो जाएगा टंग के ऊपर। इसको अगर देखने चाहेंगे तो स्लिंग टेस्ट के द्वारा देखा जाता है। विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन किया जाता है ना, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन किया जाता है यूरिन से, 24 आवर्स में देखा जाता है कि कितना रिलीज हो रहा है। तो ये स्लिंग टेस्ट के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि क्या रेड बफी कोड को क्या स्लिंग टेस्ट के द्वारा देख सकते हैं पर्निशियस एनीमिया को। चलिए आगे क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, क्या क्या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, कौन कौन सा एसेसरी डक्ट्स हैं, है ना, जो कि पार्टिसिपेट डाइजेशन में कर रहे हैं। जैसे ये माउथ हो गया, टीथ, टंग, एपिग्लोटिक्स, ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, इधर आ गया स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स और ये रेक्टम, और लास्ट पार्ट क्या होता है, एनस, इसी को GIT बोला जाता है। क्या है, दिख रहा है ब्लैक कलर से जो डिनोशन है, डोनेटेड है, ये क्या है, एनस है। एनस है मतलब GIT के थ्रू माउथ से, और इंड क्या है, एनस है। तो माउथ से इंड क्या है, एनस है।
एलिमेंट्री कैनाल जो होता है लेंथ होता है क्या। अब ये एक फिगर है, फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है। एलिमेंट्री कैनाल लेंथ कितना होता है 800 से 900 मीटर, मतलब 8 से 9 मीटर लेंथ देखने को मिल रहा है। लिविंग पर्सन जो जीवित व्यक्ति हैं उसमें 8 से 9 मीटर देखने को मिलेगा। माउथ टू एनस आफ्टर डेथ मसल्स रिलैक्स, तो लेंथ क्या हो जाता है बढ़ जाता है। अगर जो व्यक्ति मर जाते हैं तो उसका क्या होता है मसल्स रिलैक्स हो जाता है तो लेंथ बढ़ जाता है। तो ये लेंथ 8 से 9 मीटर से ज़्यादा देखने को मिलेगा। एसेसरी ऑर्गन्स हेल्प्स इन डाइजेशन, स्लेवरी ग्लैंड, टीथ, टंग्स, गॉल ब्लैडर्स, पेनक्रियाज, लीवर, ये क्या है एसेसरी ग्लैंड्स है, सपोर्ट करके ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ये याद करना है माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, डुडेनम, जेजुनम, इलियम, येसिकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, और ये क्या है रेक्टम और एनस। तो ये याद करना है कि डाइजेस्टिव प्रोसेस का कैसे कैसे प्रोसीजर है। पहले माउथ में जाता है, इसोफेगस, स्टोमक, डुडेनम, जेजुनम, इलियम, सिकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। उसके बाद कहाँ जाता है रेक्टम, और लास्ट पार्ट क्या होता है एनस। तो याद करना है सबका लेंथ भी देखने को मिलेगा कि 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और ये क्या है 150 से 200 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, और ये 5 से 7 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स कोलोन देखने को मिल रहा है, डिसेंडिंग कोलोन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम 12 कोलोन, और ये देखने को क्या मिल रहा है एनस 4 सेंटीमीटर। तो ये जो अपेंडिक्स होता है वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना, ये बॉडी में नहीं होना चाहिए। तो ये अगर फीकल लेवल आगे जाकर स्टोर हो जाता है तो वो लार्ज वो क्या करता है लास्ट में पेन देखने को मिलता है ना। तो ये अपेंडिक्स को रिमूव आउट किया जाता है सर्जरी के थ्रू। अब याद करने के लिए थोड़ा सा तरीका होता है कि 25 सेंटीमीटर में कौन देखने को मिल रहा है, 45 सेंटीमीटर किस में देखने को मिल रहा है, 25 सेंटीमीटर किस में देखने को मिल रहा है, और 45 सेंटीमीटर किस में देखने को मिल रहा है। अब क्या है ड्यूड्स, क्या है DUDES, ड्यूड्स, डोडेनम, यूरेटर्स, और क्या है डिसेंडिंग कोलोन, इसोफेगस और सिग्मोइड कोलोन और स्टोमक। तो ये इसका जो लेंथ होगा वो 25 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। स्पाइनल कोड, ट्रांसवर्स कोलोन, फीमर, फोटोथेरेपी, कोलोस्ट्रोमी, और क्या है अम्बिलिकल कोड्स लेंथ, वास्ट डिफेंस लेंथ, आईवी स्टेंट लेंथ। तो ये 45 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ये सब का जो लेंथ होता है वो 45 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है। नोट्स लगाना है, उसके बाद में पढ़ना है क्या मैक्सिमम रिस्क ऑफ फूड्स ऑब्स्ट्रक्शन है ना, कहाँ पर होता है इलियम में। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ जीआईटी इलियम। मैक्सिमम ऑब्स्ट्रक्शन रिस्क ऑफ कोलोन सिग्मोइड कोलोन। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कोलोन असेंडिंग कोलोन। सी साइड ड्यूडेनम। एस साइड एस जो शेप्ड होता है वो सिग्मोइड कोलोन। जे शेप्ड स्टोमक। लार्ज ऑर्गन जीआईटी लीवर। 1.5 kg के देखने को मिलता है। चलिए एक्स्ट्रा सिलर टेस्ट है ना, सिलर टेस्ट देखने को मिल रहा है। CS कैंसर के रूप में दिख रहा है। अब कैंसर होगा तो पैप स्मीयर करके देखेंगे कि इसमें देखने को मिल रहा है या नहीं है, या दूसरे फेज में हम लोग बायोप्सी देखेंगे, बायोप्सी सजेस्ट करेंगे। तो ये सिलर टेस्ट है। अगर इसे कैंसर अगर देखने को मिल रहा है तो ये पैप स्मीयर में चला जाएगा। पैप स्मीयर एसेसरी सेकेंडरी इफ कैंसर क्या हाइपरट्रोफी सेकेंडरी पर ये देखने को मिलेगा। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HIV देखने को मिलेगा। ह्यूमन पैपिलोमा HPV ये टेस्ट कराएंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके थ्रू क्या मेडिसिन चलेगा। चलिए ये देखने को मिल गया। रोल ऑफ 10 और 10 का रोल क्या होता है ये देखना। ये क्या है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया मतलब क्या है कैल्शियम का जो लो क्या वैल्यू लो हो जाना।
तो हाइपो मतलब कम हो जाना, और हाइपर मतलब क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। चलिए, तो ये हो गया आपको